वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पर नवादा। मैं जयशंकर झा आप सबों के लिए कल के इंटरप्रेन्योरशिप एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण 70-75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले आज ही एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूं जो बिजनेस स्टडीज़ का था। उसमें भी 130-35 क्वेश्चन के आसपास थे, जो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरप्रेन्योरशिप के दृष्टिकोण से भी वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप दोनों बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन है, जो इंटरप्रेन्योरशिप में भी पूछा जा सकता है और बीएसटी में भी पूछा जा सकता है। जिस क्वेश्चन का मैंने डिस्कस बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या हूँ, उस क्वेश्चन को इस इंटरप्रेन्योरशिप मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो एग्जामिनेशन में टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो टाइम किल ना हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही बनाया हूँ। और इस वीडियो को भी मैं थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को समय का बचत हो, समय का कोई परेशानी ना हो। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। दोनों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको 50 में 50 जरूर आएगा, और यह वीडियो अगर आप देखेंगे ईपीएस का तो इसमें भी 35 में 35 जरूर आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है और आ ही नहीं सकता है। इसमें पूरे बुक का निचोड़, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए लगातार शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं ईपीएस के महत्वपूर्ण 70-75 क्वेश्चन, जो आपको कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कल के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, अवसर बोध का तत्व है। तो अवसर बोध का तत्व है समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव परिवर्तन। अवसर बोध का तत्व में समझ की शक्ति, नव परिवर्तन पर नजर और नव परिवर्तनीय गुण को शामिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। तो आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है व्यवसाय की दशा एवं मात्रा। आर्थिक नीतियां व्यवसाय की दशा एवं मात्रा को निर्धारित करती है। तीसरा प्रश्न है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। तो प्रेरणाएं एक मुश्त भुगतान से संबंधित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान में शामिल होता है। तो मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल होता है। मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल होता है। अगला प्रश्न है, विपणन स्वभाव में शामिल है। तो विपणन स्वभाव में उत्पादन नियोजन को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान को किस नाम से जाना जाता है। तो मांग पूर्वानुमान को बाजार मांग के नाम से भी जाना जा सकता है। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, बाजार मांग को जाना जाता है तो मांग पूर्वानुमान के नाम से, या मांग पूर्वानुमान को जाना जाता है तो बाजार के मांग से। अगला प्रश्न है, उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंधकीय। उद्यमी प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आकार। आकार व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का, यह क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में भी डिस्कस किए थे और इसमें भी है। तो नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ एवं अंत दोनों है। अगला प्रश्न है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो परियोजना प्रतिवेदन सारांश है विश्लेषण का, तथ्यों का और सूचनाओं का। अगला प्रश्न है, भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया। भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिंडले बैंक। भारत निवेश कोष के द्वारा ग्रिंडले बैंक को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, परियोजना आकलन है। तो परियोजना आकलन लाभदायकता
विश्लेषण है। परियोजना आकलन लाभदायक विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया तो 1975 में। जोखिम पूंजी शिलाधार 1975 में स्थापित किया गया IFCI द्वारा। जोखिम पूंजी शिलाधार 1975 में IFCI द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और डेट का है, ईस्वी का है, तो थोड़ा ध्यान से इसको याद कीजिएगा। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया 1975 में IFCI द्वारा। अगला प्रश्न है, परियोजना पहचान व्यवहार करती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवहार्य उत्पाद प्रत्यय से। परियोजना पहचान व्यवहार करती है व्यवहार उत्पाद प्रत्यय से। अगला प्रश्न है, उद्यमी के दायित्व हैं तो उद्यमी का दायित्व होता है समाज के प्रति, सरकार के प्रति और पर्यावरण के प्रति। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ मैं तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया हूं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन व्यय है तो टेलीफोन व्यय अर्धचल है। टेलीफोन व्यय अर्धचल है। अगला प्रश्न है, IDBI किस वर्ष स्थापित की गई तो IDBI 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नग्न ऋण पत्र होते हैं तो नग्न ऋण पत्र होते हैं अरक्षित या असुरक्षित कहें। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो सबसे अधिक जो व्यापक क्षेत्र है वो है पैकेजिंग का। ये भी क्वेश्चन बिजनेस स्ट्रेटेजी में बताया गया है। अगला प्रश्न लाभांश है। लाभांश है लाभ का नियोजन। लाभांश लाभ का नियोजन है। अगला प्रश्न है, IFCI स्थापित की गई तो IFCI 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, आदर्श चालू अनुपात है तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है और 1:1 को आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है और 1:1 को आदर्श तरल अनुपात कहा जाता है। तरल लिक्विड रेशियो, यहाँ पे चालू ही लिखा गया लेकिन चालू नहीं होगा। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1 और 1:1 आदर्श तरल अनुपात होता है, ना कि चालू अनुपात। अगला प्रश्न है, समविच्छेद बिंदु प्रकट करती है तो समविच्छेद बिंदु न लाभ न हानि कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है। समविच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है तो दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दिया जाता है। स्थिर दर से ब्याज दिया जाता है। स्थिर ब्याज दर। दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होता है। अगला प्रश्न है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया तो 1975 में। अगला प्रश्न है, किस्म नियंत्रण की विधि है तो किस्म नियंत्रण का विधि है निरीक्षण विधि, सांख्यिकी, गुणवत्ता नियंत्रण विधि। किस्म नियंत्रण का विधि है निरीक्षण विधि, सांख्यिकीय, गुणवत्ता नियंत्रण विधि। क्वेश्चन रहेगा किस्म नियंत्रण की विधि है तो पहला ऑप्शन दे देगा निरीक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन देगा सांख्यिकीय विधि और तीसरा देगा दोनों, तो यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है तो चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण सामग्री लागत है। अगला प्रश्न है, साहसी का कर्तव्य है तो व्यवसाय का स्थापना करना, व्यवसाय को बढ़ावा देना, ये तो साहसी का कार्य। अगला प्रश्न है, समवृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तो समवृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन और सृजनशीलता। यह तीनों समवृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक सहायता है तो आर्थिक सहायता पुनः भुगतान है। आर्थिक सहायता पुनः भुगतान है। अगला प्रश्न, एक परियोजना है तो एक परियोजना गतिविधियों का समूह है। परियोजना गतिविधियों का समूह है। जितने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस मैं कर रहा हूँ सारे के सारे बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को देख लें और कल बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों का एग्जाम एक साथ ही है तो और भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ठीक से टाइम मैनेजमेंट करना और मैनेज करना, क्योंकि लगातार 6 घंटे एग्जाम देना एक कठिन काम है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसका आंसर उसमें उसका आंसर है उसमें, ऐसा ना हो। थोड़ा ध्यान रखिएगा और सब कुछ ठीक है
रहेगा। अगला प्रश्न है परियोजना मूल्यांकन के पहलू है, तो इसका राइट आंसर होगा तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन के तीनों पहलू हैं। अगला प्रश्न है मुद्रण व्यय है, तो मुद्रण व्यय अर्धचल है। अगला प्रश्न है व्यवसाय का जीवन रक्त है, पूंजी। पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य को चलने फिरने दैनिक क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए रक्त की आवश्यकता होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के सफल संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होता है। अगला प्रश्न है एक सफल उद्यमी में अवश्य ही गुण होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन पूछा है जो कोई एक सफल उद्यमी होगा उसमें कौन कौन गुण होना ही चाहिए। तो पहला इसका होगा नेतृत्व का, नियंत्रण का और नव प्रवर्तन का। तीनों गुण एक सफल उद्यमी में होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है जन निक्षेप साधन है, तो जन निक्षेप साधन है जन निक्षेप साधन है, तो जन निक्षेप साधन है दीर्घकालीन वित्त का। जन निक्षेप साधन है दीर्घकालीन वित्त का। अगला प्रश्न है ब्रांड बतलाता है, तो ब्रांड बतलाता है चिन्ह, डिजाइन और नाम। ब्रांड तीन चीज बतलाता है, चिन्ह, डिजाइन और नाम। अगला प्रश्न है मूल्य नीति होती है, तो मूल्य नीति होता है उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पादक या निर्माता के पक्ष में। अगला प्रश्न है विज्ञापन का उद्देश्य है, तो विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना। संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना। यह तीनों काम विज्ञापन का ही है। विज्ञापन का उद्देश्य संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहक को सूचना देना एवं मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना। अगला प्रश्न है व्यवसाय समृद्धि की सर्वोत्तम विधि है उपभोक्ता संतुष्टि। व्यवसाय समृद्धि की सर्वोत्तम विधि है उपभोक्ता संतुष्टि। अगला प्रश्न है डीपीआर है, तो डीपीआर है कार्यवाही योजना। डीपीआर है कार्यवाही योजना। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को हेल्प मिल जाए। मैं आगे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा और सभी प्रश्नों का मैं आंसर की भी लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर दें। 42 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। डीपीआर है कार्यवाही योजना। अगला प्रश्न है शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करने से जो रिजल्ट मिलता है वो होता है कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न है अवसर का प्रकार है, तो अवसर दो प्रकार के होते हैं। पहला निर्मित और एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन याद कर लीजिए अवसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्मित और एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। अगला प्रश्न है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया। अगला प्रश्न है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, तो उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने वाले जो बिंदु हैं वो है पूंजी की उपलब्धता। अभी कहा हूं जो किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी जीवन रक्त होता है। तो उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु हैं वो है पूंजी की उपलब्धता। अगला प्रश्न है प्रारंभिक रहत्या है, तो प्रारंभिक रहत्या कोष का प्रयोग है। प्रारंभिक रहत्या कोष का प्रयोग है और अंतिम रहत्या कोष का स्रोत है। प्रारंभिक रहत्या कोष का प्रयोग और अंतिम रहत्या कोष का स्रोत है। सुरक्षा सीमा बराबर होता है, तो सुरक्षा सीमा बराबर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वास्तविक बिक्री में से बीईपी पर बिक्री। वास्तविक बिक्री में से बीईपी पर बिक्री को घटाने से जो अंतर होता है, जो आंसर मिलता है हमें, वो होता है सुरक्षा सीमा। अगला प्रश्न है वर्तमान उत्पादन व्यवसाय वास्तव में है, तो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था
वास्तव में अप्रत्यक्ष उत्पादन है। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में क्या है? अप्रत्यक्ष उत्पादन। अगला प्रश्न है अधिमान अंशों पर। अधिमान अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो होता है स्थिर, एक फिक्स्ड रेट से। अगला प्रश्न है